দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। গেছে না? রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিन शेयर আছে। अच्छा, देखो हम लोग जो है कोरिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें देखो मैंने एक टेबल बनवाया था तुम लोगों से लास्ट क्लास में, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने ये जो है, कहाँ गया टेबल, टेबल इसके आगे होगा। ये रहा, ठीक है। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें भी लिख लेते हैं सबसे पहले कि ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये किस लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखो फीचर्स लिख रहे थे कि कोई भी मेथड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, क्या नेचर प्रोवाइड करेगा, कोरिलेशन का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कांस्टेंट है। रिलेशन स्ट्रेंथ जो है हाई है, लो है, वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोरिलेशन ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, पॉइंट वन में लिखो डायरेक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बताएगा, मतलब हमें ये पता चलेगा कि हाई है, लो है, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब वही नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट, ये ठीक है। और ये किस वजह से यूज होता है, मतलब हम लोग स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्ल पियर्सन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग स्ट्रेंथ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जबकि स्कैटर डायग्राम हम लोग देखो, अगर हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन है तो स्पेशली स्कैटर डायग्राम यूज होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर किसी रिलेशन को बताने के लिए केपेबल है तो वो स्कैटर डायग्राम है नॉन लीनियर कोरिलेशन का, ठीक है। तो ये इसका स्पेशलिटी था, ये जो है बेस्ट मेथड होता है कार्ल पियर्सन। और इसका क्या है, ये एट्रीब्यूट्स के लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, देखो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स में कि मतलब जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। क्वांटिटी मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा जब मुझे क्वांटिटी में नहीं देके क्वालिटी में देता है तो उसको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। जैसे क्वालिटी में, जैसे मान लो कि जेंडर, ठीक है, लोगों का जेंडर कि मेल है फीमेल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा, कि मैंने डेटा कलेक्ट किया कि एक जगह पे कितने मेल है, एक कोई लोकेलिटी पे, और कितने फीमेल है। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। या फिर लोगों का ब्लड ग्रुप, ठीक है, किसका ए है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी, ठीक है, जो भी है, ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। और अगर एग्जांपल दे, जैसे कि फूल का कलर, ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाता है, एट्रीब्यूट्स हो जाता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में एट्रीब्यूट्स का मतलब हो जाता है अगर मुझे डेटा क्वालिटेटिव मोड में दे रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्या है ना कि डेटा लेके काम करना है ना, तो क्वालिटी को बाद में क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो डेटा है, हम लोग इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वालिटेटिव डेटा कभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, उसे क्वांटिटी में ट्रांसफर करके कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और क्वांटिटी में क्या हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर दिया हुआ रहेगा, नहीं, हमें डेटा जो है वो क्वांटिटी मोड में ही दिया हुआ रहेगा। बस इतना समझो कि जो ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये एट्रीब्यूट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, मतलब एट्रीब्यूट्स के लिए मेनली से बनाया गया है। और देखो यहाँ पर और एक चीज भी बोला है ना कि रैंक, ठीक है। तो रैंक, रैंक का मतलब है जैसे होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से। तो हमें रैंक का यूज करके क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दो पॉइंट लिख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं।
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर दो या तीन जज होगा। ठीक है, मेनली दो ही होगा, दो डेटा, क्योंकि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग एक्स वाई, तो जजेस अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ठीक है, जो भी जिनको भी जज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कोई जज बोल रहा है कि इसको ए मिलेगा, किसी कोई बोल रहा है ए प्लस मिलेगा, इस तरीके से। तो दो जजेस के बीच में एग्रीमेंट भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। मतलब दो जज को लग सकता है कि हाँ, ये जो पार्टिसिपेंट है, इन्होंने जो है, इनके लिए हम लोग दोनों सोच रहे हैं ए होगा, या फिर हो सकता है एक को अच्छा लगा, एक को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब जो भी चीज का परफॉर्मेंस हो, तो वही बोला, टू जजेस सो फार एज assessing। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जीत। एज assessing ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रैकेट में एट्रीब्यूट्स इज कंसर्न्ड। देखो क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस सो फार एज असेसिंग ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसर्न। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही होता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें क्या करना है, जजेस के अंदर का जो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट कितना हुआ है, वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। आर ऑफ आर। ठीक है, जैसे कार्ल पियर्सन का क्या था, आर एक्स वाई। ठीक है, इसको लिखा जाता है आर ऑफ आर। आर स्मॉल आर जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट बताने के लिए। ठीक है, और जो कैपिटल आर है वो रैंक के लिए। तो ये जो आर ऑफ आर, तो ये जो कैपिटल आर है, इससे पता चलेगा कि ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का बात हो रहा है। 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर n इंटू n² - 1। डी का मतलब लिखो डिफरेंस इन रैंक, डिफरेंस इन रैंक। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसके बाद और एक फॉर्मूला। मैम एक बार, एक मिनट, जस्ट उसको लिख लेता हूँ। हाँ, लिखो ना। एडजस्टमेंट। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा रुको। हाँ, लिखो। एडजस्टमेंट वैल्यू इन केस ऑफ टाई रैंक।
t cube minus t divided by 12, here t equal to टाई लेंथ, ठीक है। अच्छा, फिर r ऑफ r 1 - 6 समेशन d स्क्वेयर प्लस a होल डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वेयर -1, ठीक है। तो a का मतलब है वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो दो फॉर्मूला है। अगर हमारा टाई हो गया, टाई कब होगा? जब दो जजेस एक बात पे एग्री हो जाएंगे, जैसे बोलेंगे कि इसको भी ए देना है, ग्रेट, दो जजेस को एक मतलब एक पर्सन के लिए ए देना है, तो उसमें टाई हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे होता है ना, दो जन फर्स्ट हो गए, दो जन सेकंड हो गए, दो जन थर्ड हो गए, तो वो टाई होता है। तो अगर टाई हो जाता है तो हमें ये ए फॉर्मूला, तो देखो ये वाला फॉर्मूला और ये जो नीचे अभी मैंने लिखा, ये फॉर्मूले में बस फर्क इतना है कि इसमें डी स्क्वायर के साथ ए आ जाएगा। ए क्यों आ रहा है? क्योंकि टाई हो रहा है बोल के, और ए का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ये ए जो है ये कैसे निकाला जाएगा? ये ए निकालना जाएगा, ए इक्वल टू ये होगा, यही वाला, ठीक है। ये जो टी क्यूब, ये जो वैल्यू निकल के आएगा ना, यही हम लोग का ए का वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो। हम्म, कहाँ गया? ये देखो, ये वाला 17.9 वाला, ठीक है। तो कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो क्वेश्चन अगर खुद बोल रहा है रैंक कोरिलेशन, तो फिर स्पेयरमैन वाला ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेस्ड इन थाउजेंड ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो ये डेटा दिया हुआ है, इससे हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सेल्स, एडवर्टाइजमेंट। तो सेल्स का डेटा है 90, 85, 68, 90, 85, 68, फिर इसके बाद था 75, 75, 82, 80, 95, 70, ठीक है। और इधर एडवर्टाइजमेंट जो है वो है 76234581। अच्छा, 76234581, 4581, हाँ, 4581, ठीक है। ये डेटा है, हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है। तो आर ऑफ आर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 - ये फॉर्मूला याद कर लेना पड़ेगा, 6 × समेशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर -1, ठीक है। अब इसमें ए लगेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर कुछ टाई हो रहा है तो फिर हम लोग प्लस ए कर देंगे डी स्क्वेयर के साथ, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग को डी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डी का मतलब डिफरेंस इन रैंक होगा, तो रैंक कैसे देंगे? तो एक्स का जो वैल्यू, उसका रैंकिंग आर ऑफ एक्स, वाई के लिए रैंकिंग आर ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रैंकिंग कैसे देना है? सिंपल, जहां सेल्स ज्यादा है उसको 1 रैंकिंग दे देना है, उसके बाद सेकंड जो हेवी है उसको 2, ऐसे करके, ठीक है। मतलब जो सेकंड वैल्यू है उसको सेकंड ज्यादा वैल्यू है, फिर थर्ड ज्यादा वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा दिख रहा है? तो मुझे तो दिख रहा है 95, तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 92 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से देना है। तो बोले इसके बाद थर्ड नंबर रैंकिंग में कौन आएगा? 85, 85, उसके बाद 4 80, नंबर, 80, नहीं, 82, 82, हाँ 80, 82। 82 ज्यादा है না ना उस। ম্যাম, না ম্যাম, 80 আছে 5টা। কোথায় পাঁচটা আছে? একটাই তো আছে। 82 4 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है। फिर सिक्स नंबर पे कौन जाएगा? 75। 75।
सेवेंथ नंबर पे जाएगा 70 और 70 एट्थ नंबर पे जाएगा 68 68। अच्छा, अब ये इसका रैंकिंग होगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है? 7 8 1 95 8। 8 का है। 8 सबसे ज्यादा है तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 5 जो है ये 4 हो जाएगा, 4 जो है 5 5 हो जाएगा। अच्छा, 4 के बाद 3 ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब रैंकिंग का डिफरेंस निकालना है जिसको डी बोला जाता है, तो डी इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई होगा। ठीक है, डिफरेंस इन रैंकिंग, इसका मतलब ये चाहो तो और एक चीज लिख सकते हो, डी का मतलब आर एक्स माइनस आर वाई होता है। ठीक है, तो आर एक्स माइनस आर वाई, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। अब निकालना है देखो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर का समेशन, तो इसका मतलब मुझे एक डी स्क्वायर कॉलम निकालना पड़ेगा, फिर उसका टोटल निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा, 4। हाँ 4। बोलो यहां तक समझ में आ गया? बाकी तो पुट करोगे कैलकुलेटर पे आंसर निकालोगे, इस तरीके से करना है फॉर्मूले को अप्लाई। हाँ मैम। एन का मतलब जितने सारे डेटा है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बोलो कितना सारा डेटा है? 8 तक रैंकिंग दिया तो कितना डेटा होगा, बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हो, बोलो कितना सारा डेटा है? 8টা। 8টা। 8 পর্যন্ত র্যাঙ্কিং দিয়েছি, বিনা কাউন্ট করেও বলতে পারি, আর কাউন্ট করতে চাইলে করে না, 1 2 3 করে 8টাই দেখা যাবে, 8 ही दिखेगा ना। 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेटर पे ही निकल जाएगा, तो 6 इंटू 4 24। एक लाइन लिख लेते हैं, 8 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 माइनस 1 63, 63 इंटू 8। कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा मुझे। ओ ম্যাম हाँ 540। बोलो, 540। আমরা এটা যদি 3 করে দিই তাহলেও তো হয়ে যাবে, 3/63, 1 মাইনাস 3/63 করে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। 3 डिवाइडेड बाई 63 माइनस 1, माइनस मतलब माइनस नहीं आएगा, वो मैंने आगे पीछे लिखा है, तो 0.95 ऐसे आ रहा है। ठीक है, देख लो 0.95 ही आएगा, किसी भी तरीके से करो ना, एक ही बात है। ठीक है, 0.95 आ जाएगा। तो 0.95 हम लोग का स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आ गया। ठीक है, अब बोलो ये जो है, ये जो रैंक आया, ये पॉजिटिव है पहला बात, और कैसा पॉजिटिव है, हाईली या फिर लो, हाई पॉजिटिव या लो पॉजिटिव? ম্যাম হাইলি পজিটিভ। हाईली पॉजिटिव, क्योंकि 1 के तरफ है, थोड़े ही, एकदम 1 से करीब है। थोड़े ही दूरी पे है। ठीक है, तो हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सेल्स एंड, मतलब सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है, क्योंकि वो देखो पॉजिटिव है पहला बात है रिलेशन, तो इसका मतलब एग्रीमेंट है। जब दो दो बात मतलब दोनों चीज में एग्री होते हैं तभी ना वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर कोई एक ये बोल रहा है दूसरा उल्टा बोल रहा है तो फिर नेगेटिव हो जाता है ना, तो वही एग्रीमेंट जो है वो देखो हाई अमाउंट है, पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव अमाउंट का है, पॉजिटिव तो है वो भी हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, तो वही चीज बोला है। फिर इसके बाद 17.10 ये वाला देखो, ये वाला आसान, थोड़ा ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर हमें रैंक ही इन्होंने दे दिया है कैलकुलेट करके, मतलब हमें रैंक देने का जरूरत नहीं है। जैसे इसके पहले वाले में हम लोगों ने रैंक दिया, अब देखो क्वेश्चन अगर खुद रैंकिंग करके दे दे रहा है तो अच्छा बात है। बोल रहा है रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी, तो रैंक बनाने का जरूरत नहीं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैंडिडेट का सीरियल नंबर्स। ठीक है, मतलब किसके बाद कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो भी टास्क था, तो 1 2 3 4, तो इसके साथ तो कोई लेना देना नहीं, मतलब ये तो हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं, वो सीरियल नंबर दिया हुआ, रैंक हमें दे दिया है ऑलरेडी, रैंक गिवन है, तो फिर हम लोग सिर्फ डी और डी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब बस इतना देखना है कि इसमें कोई
अगर क्या बोलते हैं उसे, टाई हो जा रहा है तो फिर अलग बात है, वैसे टाई हुआ नहीं है, देखो सारा रैंकिंग सिंगल सिंगल ही है, रैंकिंग देख के पता चल रहा है कोई टाई नहीं है, 1 2 3 सब सिंगल डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो और भी जल्दी हो जाएगा, 17.10 रैंक बाई ए जज ए, ठीक है, इसको हम आर एक्स देंगे, पहला वाला डेटा को आर एक्स देंगे, दूसरा वाला डेटा को आर वाई देंगे, और हम लोग को निकालना पड़ेगा डी, जिसका मतलब है आर एक्स माइनस आर वाई, और निकालना पड़ेगा डी स्क्वायर और उसका टोटल, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, 10 5 6 1 2 3 4, 10 5 6 1 2 3 4, 7 9 8, जगह नहीं, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं, फालतू में आगे पीछे करना पड़े, 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8, 7 9 8, ठीक है। फिर है 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 7 3 4 10 1, 7 3 4 10 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब ऐसा कुछ नहीं, देखो ये क्वेश्चन में डेटा जो दिया हुआ है और जो सोल्यूशन में डेटा लिया हुआ है ना वो अलग अलग है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं, अगर हम ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर अलग आ जाएगा, इनके साथ मैच नहीं होगा। तो अब दो चीज हो सकता है, या तो हम लोग सोल्यूशन वाला डेटा लेके सॉल्व कर ले, या जो लिखा है उसको लेके कर ले, तो सोल्यूशन वाला लेके ही करते। तो देखो डिफरेंस कहाँ पर है, देखो 10 5 6 1 2 3 4, ये देखो 10 5 6 1 2 3 4, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद है 7 8 9, उसके बाद है 7 9 8, ये देखो क्वेश्चन में 7 9 8 है, जबकि सोल्यूशन 7 8 9 लेके किया है, तो हम भी 8 9 कर लेते हैं ताकि इनके साथ आंसर मिलाने में हमें आसानी हो। बाकी एग्जाम में जैसा देगा तुम लोग वैसा कर लो, ठीक है। अभी ये मैंने बता दिया बिकॉज फिर आंसर मैच नहीं होगा, फिर बताएंगे, तो एक काम करते जैसा इनका है वैसे ही कर लेते हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है ना ये इसके हिसाब से करोगे तो घर पे करके देखना, मैंने किया हुआ है 0.10 आएगा, ठीक है, 0.10 आएगा अगर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से सोल्यूशन करते हो। और इधर वाला आई थिंक सही है, 5 6 9 2 8 7 3 4 10 1, 3 4 10 1, हाँ इधर वाला सही है, ठीक है। अब डी निकालो, आर एक्स माइनस आर वाई, तो 10 - 5 5 हो जाएगा, 5 - 6 -1 हो जाएगा, 6 - 9 कितना हो जाएगा, -3, 1 - 2 -1, 2 - 8 -6, 3 - 7 -4, 4 - 3 1, 7 - 4 3, 8 - 10 -2, 9 - 1 8, ठीक है। तो ये हो गया 25 1 9 1 36, 24 1 9 4 64, ठीक है। अब इसका टोटल लगाना पड़ेगा, समीशन डी स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, निकालो। 9 + 1 10, 10 और 25, 35, 35 1 36, 36 और 36 72, 72 और 10 82, 82 और 4 86, 86 और 24, 86 और 24, 110, 110 और 64, मैम वन 174। 74 है, 174, ये इतना आ रहा है, 174, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं कैलकुलेट करके, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। पेज तो खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को उस पेज में कर लेंगे। समेशन ऑफ, फॉर्मूला लिख के याद करो, ठीक है, फॉर्मूला लिखो, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1, बोल बोल के लिखो, बोलने से क्या होता है ना वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में चला जाता है, ठीक है। बोलने के साथ साथ लिखने से खुद ब खुद याद हो जाएगा, तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बोल के लिखना चाहिए। अब एन जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 रैंकिंग है तो 10 स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो, 6 × ये पूरा कैलकुलेटर पे ही कर लेंगे, देखो
ভুল লিখেছে? ये ठीक आया है मेरा 174, 166 आया है इनका, क्या गलत हो गया? 25191 স্কোয়ার 4 এর স্কোয়ার কোথায় আছে বলো তো? 4 এর স্কোয়ার আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না। ও এইটা 4 4 16 হবে, 24 লিখে বসে আছে। तो 16 होगा, मैंने 24 लिख दिया था, तो कितना ज्यादा लिखा था? 8। 8 तो 8 कम कर दो 174 से, आ जाएगा। 8 कम कर दो 174 से, कितना हो जाए? 166, ठीक है। 166 166 इंटू 6, 166 इंटू 6, ये जितना भी आया, डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, मतलब 100 - 1, मतलब 99। 99 इंटू 10, 990, डिवाइडेड बाई 990 -1, तो 0.006। नहीं यार, शायद देखो 0.06 है, 0.00, नहीं ठीक है, 0.006 है, 0.006, ठीक है, माइनस में आ रहा है, ये आंसर माइनस में आ रहा है, तो 0.006 ये आंसर हो गया। हाँ, अब बोलो ये कैसा है, ये जजमेंट जो है, मतलब बोलो ये वैल्यू जो है उससे क्या पता चल रहा है, कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाईली पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है बोलो? लो नेगेटिव। देखो वेरी लो वैल्यू, बहुत ही लो है, क्योंकि 1 से बहुत दूर है, दैट देयर इज हार्डली एनी एग्रीमेंट बिटवीन द रैंक गिवन, मतलब दोनों जज का जो रैंकिंग का जो इनका थिंकिंग है वो पूरा ही अलग है, मतलब किसी ने किसी को, देखो ना, किसी ने फर्स्ट कैंडिडेट को 10 दिया है ए ने, और जबकि दूसरे जज ने 5 दिया है, मतलब ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, किसी किसी सेक्शन में ह्यूज डिफरेंस है, जैसे कि इसको 8 इसको 1, कई कई बहुत कम डिफरेंस है, लाइक जैसे देखो यहाँ पर 9 10, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है डिफरेंसेस ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंसेस ज्यादा है इसीलिए हम लोग का डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है तो देखो नेगेटिव आया है, और वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, मतलब 0.006, मतलब 1 से बहुत दूर, ठीक है, इस वजह से। बोलो समझ में आ गया आंसर का मतलब भी? हाँ मैम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं। 17.11 compute the coefficient of rank correlation between eco marks and statistics marks given below, और इसमें टाई होगा, ठीक है, देखो क्यों हो रहा है, वो तो डेटा लिखने से ही समझ जाओगे। इको, तो इको में कितना मिला है? 80 56 50 48, 50 62 60, 90 75 75 65, 65, दो बार 65 50, फिर एक बार 65, दो बार 65 50, फिर एक बार 65, ठीक है। अब हमें रैंक देना है, इको के मार्क्स के लिए रैंक देना है हमें, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स के लिए फिर हमें डी निकालना है, आर एक्स माइनस आर वाई, फिर डी स्क्वायर निकालना है, फिर उसका समीशन निकालना है। और हम लोग का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऐसा है, आर ऑफ आर आर ऑफ आर 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। पहले तो यही लिख के रखेंगे, अब देखते हैं कि क्या कोई हमारा टाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इको में फर्स्ट किसको मिलेगा, फर्स्ट रैंकिंग किसको मिलेगा, जिसको इको में कितना मिला है? বলো, সব থেকে বেশি কে পেয়েছে?
বেশি 90 আছে স্ট্যাটিক 90 ওটা তো 80 স্ট্যাটিস্টিক্স রিপোর্টে আছে এদিকেরটা বলো আগে। হ্যাঁ 80 80 80 1 उसके बाद उसके তারপরে ম্যাম 62 62 তারপরে 60 हम्म 60 তারপরে 52 জন 50 के 56 पहले 56 होगा ना। হ্যাঁ 56 हाँ अब देखो 52 जन को मिला है तो कौन से पोजीशन में टाई हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से पोजीशन में टाई हुआ? 5th पोजीशन ठीक है तो फिफ्थ पोजीशन में टाई हुआ। तो अब दोनों को हम लोग ऐसे ना, तुम लोग अभी लिखना मत, दोनों को हम लोग ऐसे 5-5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। तो दो पोजीशन का एवरेज करेंगे तो कौन सा दो पोजीशन में टाई हुआ है, फिफ्थ और 5th और 5th सिक्स, फिफ्थ और फिफ्थ, जिसको মানে फिफ्थ और सिक्स्थ बोलना पड़ेगा। ठीक है अब दो डेटा है तो एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 तो 11 कितना आ by 2 जाएगा? हाँ 11 by मतलब 2 हाँ 11/2 कितना होता है, 10.5 5.5 होता है। 5.5 5.5 होता है तो दोनों 50 में हमें लिखना है 5.5। ठीक है तो दो पोजीशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ। उसके बाद वाला पोजीशन कौन सा है, 6th 48 सेवन, सेवन हाँ, सेवन। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 48 में 7। ठीक है देख लो समझ में ये आना चाहिए। हम लोग का जो भी पोजीशन में टाई होगा वो सारे पोजीशन को लिख के उसका एवरेज कर देना है। ठीक है और जैसे वो सारे पोजीशन कवर हो गया, ठीक है ऐसे करके देखो यहाँ पर 6 तक पोजीशन कवर हो गया तो इसके आगे जो रैंकिंग होगा वो 7th वाला होगा। ठीक है देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स वाला करोगे तो पता चलेगा। बोलो स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट रैंकिंग किसे मिलेगा? 90 90। फिर उसके बाद তারপর 75 দুজন আছে 75 মানে দুটো हाँ আছে মানে থ্রি तो 2 প্লাস फिर और টু 3 2.5 2 + 3 होगा। सेकंड और थर्ड पोजीशन में टाई हुआ है। ठीक है किसको सेकंड करे किसको थर्ड वो कंफ्यूजन है। तो 5/2 यानी कि 2.5 2.5। तो 275 में क्या लिख दोगे, 2.5 और 2.5 2 3 হয়ে ठीक গেল है এবার अच्छा अब इसके बाद 65 তিনটে আছে फिर से टाई हो गया तो कौन कौन से पोजीशन में टाई हो गया, 4 4 5th 5 और 7th 4 5 और 7 7 6। 7 कहाँ से, হ্যাঁ 6 6 4 5 6 হবে না, 7 কেন হবে, डिवाइडेड बाय ডিভাইডেড বাই 3। 3 एवरेज तो 3 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। कितना आ रहा है, 6 5 4 6 10 10 5 15 15 ভাজিত 2 5 15 ভাজিত 3 5 5। तो फिर ये 5 कहाँ कहाँ लिखेंगे, हर एक 65 में मुझे क्या लिखना है, इस एवरेज वैल्यू को पुट करना है जैसे कर रहे थे। तो ऐसे करने पे फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक कवर हो गया। तो अभी बचे हुए डेटा को कौन सा रैंकिंग देना है, 7 7 7। ठीक है इस तरीके से होगा, ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे करके हम लोग यहाँ पर टाई होने पे रैंकिंग दे रहे हैं। ठीक है अब डी जो है RX - RY तो 1 - 1 0 4 - 2.5 कितना होगा, 1.5। 5.5 - 2.5 3 7 - 5 2 फिर ये कितना हो जाएगा 0.5 फिर ये कितना हो जाएगा -5 -2। ठीक है तो 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर ये तो मैंने लिख दिया, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 225 15 15 है 2.25 होगा और ये 0.25 होगा। হ্যাঁ 5 का स्क्वायर 25 होता है, 0.5 है तो 0.25 होगा। अब ऐड करना पड़ेगा। मैम 40.5 ए 44.5 44.5 ठीक है 44.5 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूले में ये डी स्क्वायर के साथ एक ए लगाना पड़ेगा। देख लो टाई वाला जो फॉर्मूला लिखवा है उसमें मैंने ये लिखवा है कि हमें उसमें ए लगा देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट जो हुआ है उसके लिए। अब ए को कैसे निकालना है वो हम लोग देखते हैं, t³ समेशन ऑफ t³ - t डिवाइडेड बाई 12 करके निकालना है। ठीक है बाकी तो हमें पता है, 1 को तो 1 लिखोगे, देखो 1 को 1 लिखोगे, 6 6 रहेगा। ठीक है समेशन डी स्क्वायर पता है, अभी अभी निकाला 44.5
सिर्फ चाहिए तो ए का वैल्यू, ठीक है, बाकी तो सब पहले जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, टोटल रैंकिंग तो 7 तक जा रहा है तो 7 ऑब्जर्वेशंस होगा, 7 बाकी ऑब्जर्वेशंस। काउंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब ए निकालना पड़ेगा, ए कैसे करके निकाला जाएगा, ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट का वैल्यू, तो ए हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12 करके, ठीक है। तो टी का मतलब जितना बार टाई हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टी, ठीक है। टी का मतलब होता है टाई लेंथ, ठीक है, टी का मतलब होता है टाई लेंथ। अब ये कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर एक टी लिखो, हमें क्या क्या चाहिए, टी चाहिए, टी क्यूब चाहिए, फिर हमें चाहिए टी क्यूब माइनस टी का टोटल, तो ये 3 कॉलम चाहिए, लेकिन टी है कितना वो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग का टाई लेंथ कितना बार टाई हुआ है, तो ये देखो यहां से पता चलेगा। बोलो ये कितने सारे ऑब्जर्वेशंस में टाई हुआ है, 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, कितने सारे डेटा में यहाँ टाई हुआ था, দুটো। दो मैम डेटा के 5টা। अंदर, दो डेटा के अंदर टाई, 5 कहाँ, दो डेटा के अंदर टाई हुआ था, 5th पोजीशन और 6th पोजीशन। फिर यहाँ पर ও कितने सारे डेटा के अंदर टाई हुआ था, এখানেও ম্যাম আপনি দুটো। ওটা ইকোনমিক্স থেকে दो। বললেন তো? হ্যাঁ, কতগুলো ডেটার মধ্যে টাই হয়েছে হ্যাঁ। সেটা, যেরকম এখানে 250-এর মধ্যে হয়েছে, হুম, হুম। এখানে আমি ম্যাম 365-র মধ্যে হয়েছে, এইভাবে। হ্যাঁ, আর একটা और 75 এর ये মধ্যে হয়েছে। 3 65 के बीच में हुआ है, 3 75 या 65 ऐसा कुछ है, तो जो भी 65। है जितना सारा है वो यहाँ से ही पता चल जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा ये 3। 3 4 7। सबसे आसान तरीका है, अगर ये नीचे का देख लोगे कि एवरेज कितने से हुआ है, तो उतने सारे डेटा के बीच में ही टाई हुआ है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब टी क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो टी क्यूब माइनस टी कितना होगा, 2 माइनस सॉरी 8 माइनस 2 6 2 6, 6। 6 और ये हो जाएगा 24। अब इसका समेशन 24 और 6 30, 30 और 6 36 36, 36। ये हो गया ए। अब ये वैल्यू निकालो कैलकुलेटर पे, 36/12 করে দাও। 3। 36 प्लस ये पूरा कैलकुलेटर पे ही निकल जाएगा, पूरे कैलकुलेटर पे करो, मेरा कैलकुलेटर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं 1 मिनट, पूरा कैलकुलेटर पे करेंगे ना तब जल्दी होगा, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो जाता है बीच बीच में पता नहीं। ठीक है, तो देखो 44.5 प्लस 36, 44.5 प्लस 36 इंटू 6, ठीक है, ये 483 आ गया जैसे बोल रहे थे, और 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 1, तो 48, 48 इंटू 7, तो डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 48, जितना भी आया -1, तो ये आ जाएगा 0.4375, नहीं गलत आ गया, আপনি 36/12 করেন, এটা 3 হবে। ओ अच्छा अच्छा, रुको ये हैंग कर रही है, हाँ ठीक है। मैम 36/12 पॉइंट नहीं किया है, हाँ बात सही है, देखो ये ए का वैल्यू मैंने पूरा निकाला कहाँ है, मतलब कंप्लीट नहीं किया, 36/12, तो ये 3 होगा, इसी वजह 3 से হবে। गलत आ रहा है। 47.5, 47.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 1, 0.15 नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, वो तो मैंने उल्टा लिखा हुआ है इस वजह से कैलकुलेटर पे दिख रहा है, 0.15 इतना कुछ आ रहा है, चलो देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। हाँ तो बोलो कैसा रिलेशन है, 0.15 पॉजिटिव आया है, कितना कैसा रिलेशन है, मैम এটা लो पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव है लेकिन लो पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव। हाँ 0.15 यहाँ बोला नहीं है इन्होंने कैसा रिलेशन है, कोई बात नहीं, लो पॉजिटिव है पता चल रहा है, 0.15 आंसर आ गया है, ठीक है।
अच्छा, फिर 17.12 वाला करके देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या बोला है। इसमें बोला है कि फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट the sum of square of difference in rank for mathematics and statistics marks was found to be 50. What is the value of rank correlation coefficient? तो बोल रहा है फॉर ए ग्रुप रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलने से हमें स्पेयरमैन याद आना चाहिए कि इसका मतलब हमें स्पेयरमैन का फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा है। स्पेयरमैन का फॉर्मूला क्या होता है अभी तक लिख लिख के याद हो जाना चाहिए। 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर -1 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमें यही निकालने के लिए बोला है फाइंड आउट द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट। तो 8 का मतलब इसमें से क्या है, मतलब जो भी है वो तो यही है ना, बाकी तो सब डिजिट है। तो बोलो वैल्यू ऑफ 8 स्टूडेंट, तो 8 का मतलब कौन सा है वैल्यू, यहाँ पर डी स्क्वायर है, एन है, क्या है? 8 स्टूडेंट का, n हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 स्टूडेंट पे हुआ है तो ये हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डिफरेंस इन रैंक। तो डिफरेंस इन रैंक को किससे डिनोट किया जाता है? डी से। उसका स्क्वेयर का सम, तो समेशन डी स्क्वेयर का वैल्यू कितना बोल रखा है क्वेश्चन में? हम 50। 50। ठीक है, तो ये खुद को पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, अगर समझ जाएंगे तो ही ना कर पाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है और ऊपर से एमसीक्यू टाइप भी है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा 1 - 300 और ये हो गया 64 - 1 63 इंटू 8। देख लो कैलकुलेटर पे पूरा करके मुझे बताओ कितना आएगा। हम 0.5952 0.5 नहीं, 0.48 এরকম। और हम 0.4047 4047, हाँ ये है 0.4047, ये आंसर होगा। देखते हैं, देखो 0.40 ही इन्होंने लिया है, बाकी नहीं लिया है। ठीक है, वो तो ऑप्शन से तुम लोग समझ ही जाओगे कि क्या लिख किस पे टिक करना है। For a number of town, the coefficient of rank correlation between the people living below the poverty line and increase of population is 0.50। तो दो चीज के बीच में कोरिलेशन निकालने का कोशिश किया है कि कितने लोग हैं, पॉपुलेशन का मतलब, और कितने बिलो द पॉवर्टी लेवल है, मतलब बीपीएल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो माने যেটাকে বলে दारिद्र्य सीमा नीचे। तो ये इसमें हमारा जो रिलेशन निकल के आया है वो 0.50 निकल के आया है। तो ये रैंकिंग करके निकाला है, तो आर ऑफ आर का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब 0.50, क्योंकि क्वेश्चन तो वही बोल रहा है ना, खुद को पढ़ के समझना पड़ेगा। फिर बोल रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक अवॉर्डेड टू दिस फैक्टर्स इज 82.50। तो 82.50 का मतलब कितना हो, क्या हो गया? अभी तो इस पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया सेम चीज, द सम ऑफ, देखो हम दिखा देते हैं, सेम चीज अभी पढ़ा तुम लोगों ने। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50। यहाँ पर भी वही डी स्क्वायर हाँ डी स्क्वायर, ये तो कहाँ चला गया? नीचे ना। हाँ, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक अवॉर्डेड टू दीज फैक्टर्स, बस इसमें टू दीज फैक्टर्स बोला है, इसमें फैक्टर्स का नाम दे दिया था मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। तो स्क्वायर बोलेगा, सम सम मतलब ये स्टैटिस्टिक्स में साइन, स्क्वायर का मतलब तो तुम लोग को पता ही है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस डी, तो ये बोला है ना। तो डी स्क्वायर बता दिया है, समेशन डी स्क्वायर 82.50। फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टाउन्स, तो क्या निकालने बोला है, कितने टाउन के अंदर ये आइडेंटिफाई हुआ है। तो नंबर ऑफ टाउन मतलब क्या निकालने के लिए बोला है, बोलो। एक ही तो n चीज बात, हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही तो नंबर ऑफ टाउन होगा ना, तो हमें एन निकालने के लिए बोला है। 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1। 0.50
1 माइनस 6 इंटू 82.50। तो ये इधर 1 इधर ट्रांसफर कर दो तो -0.50 हो जाएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो -1 और 0.50 करने से -0.50 आएगा। फिर इधर माइनस रहा 6 इंटू 82.50, बोलो कितना होता है। मैम 495। अच्छा 495, ठीक है। अब दोनों साइड से ये हटा दो, 0 0 हटा दो, तो n इंटू एन स्क्वेयर -1 ये कितना हो जाएगा। 495 डिवाइडेड बाई 0.50 कितना होगा। करके देखो कितना होता है। मैम 990। 990 हो गया, ठीक है। अब मुझे n का वैल्यू निकालना है। अब देखो ये सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए तुम लोग को पूरा इक्वेशन मतलब क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन करना पड़ेगा, जो तो टाइम टेकिंग है, करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में फिर कैसे करोगे, एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा ना कि एन इक्वल टू दिस वन, फिर ऑप्शन बी एन इक्वल टू दिस वन, ऑप्शन सी एन इक्वल टू दिस वन, ऑप्शन डी एन इक्वल टू दिस वन, जिसपे तुम लोग एन का वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम पहले इसमें ले लेते हैं, नन ऑफ दिस नॉट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, यहाँ पर लिख दिया 7 और ये लिख दिया n का वैल्यू 8। बोलो कौन सा ऑप्शन से पता मतलब कौन सा आंसर होगा ये बताओ। कैसे पता करोगे, ये पुट करके पता करोगे और क्या, बोलो। ম্যাম নট মনে হচ্ছে। কোনোটাই হবে না। 8 9 কিউব মানে এতে এতে পুট করো, কিউব ছেড়ে দাও, हाँ, কিউব দিয়ে করলে তো সময় লাগবে, কিউব দিয়ে কেন করবে। वो तो मैंने दिखाया, क्यूब में क्यों करोगे, ये n मैम इंटू एन स्क्वायर -1 10 में रहेगा হবে तो जल्दी। हाँ बोलो कत। আমাদের 10 হবে 10। 10 होगा, हाँ 10 से हो जा रहा है ना। क्यूब करके हाँ करोगे मैम। तो टाइम लगेगा, तो 10 इसीलिए হচ্ছে। मैंने बोला ऐसे करके करो। 10 स्क्वायर -1 मतलब 99, 99 इंटू 10 990 हो गया, तो इसका मतलब इससे आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में तो तुम लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, तो तुम लोग क्यों उसको सॉल्व वॉल्व करोगे, सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 17.13 का आंसर। लेकिन देखो क्वेश्चन काफी आसान है, एमसीक्यू पैटर्न का भी है, लेकिन अब ये सब पढ़ के तो तुम लोग को समझ लेना पड़ेगा ना कि इसका मतलब ये 50 का मतलब क्या है, ये 8 का मतलब क्या है, तो मुझे क्या निकालने बोला है, जैसे कि यहाँ पर मुझे n निकालने बोला है। तो ये समझना पड़ेगा, तो इसीलिए देखो समझ के पढ़ना पड़ेगा ना यहाँ पर। ये तो वैसा नहीं है कि 5 6 नंबर का एक कोई क्वेश्चन दे दिया जिसका फॉर्मूला याद करके चले गए सॉल्व करके आ गए, वैसा नहीं होगा। चीज को पढ़ के समझोगे तभी तुम लोग वहां पर अप्लाई कर पाओगे कि क्या लिखने के लिए बोला है। अच्छा अब ये 17.14 वाला देखते हैं। इसमें बोला है वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर 10 years ऑफ ए फर्म। तो बोलो सबसे पहले ये 10 years क्या है, 10 years क्या है बोलो। मैम एन। एन है, ठीक है, क्योंकि 10 साल का डेटा को लेके ऑब्जर्व किया है प्रॉफिट के बारे में, तो एन मेरा हो जाएगा 10। The difference in rank for a year was taken as 7 instead of 5. The difference in rank for a year, किसी एक साल का, a year मतलब किसी एक साल का रैंकिंग का डिफरेंस लिया गया है 7, जबकि वो होना चाहिए था 5 बाय मिस्टेक। तो बोलो ये 7 क्या है। मैम 7 হচ্ছে এন আর एन কেন হতে যাবে, আচ্ছা 17 হচ্ছে n। डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर, एक साल बोला है, एन का मतलब होता है यहाँ पर टोटल मैम ईयर्स। हाँ এটা बोलो। n স্কয়ার মাইনাস 1 নাকি? n স্কয়ার মাইনাস 1টা হচ্ছে x এন স্কোয়ার 1 মাইনাস বছর। 1 কেন হবে, এন স্কোয়ার -1 1 বছর কি করে হবে, এন স্কোয়ার মানে তো 10 এর স্কোয়ার -1, वो तो फॉर्मूला है एन स्क्वायर -1। तुम लोग को तो बताना है, देखो फॉर्मूले में क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, एन क्या है, डी क्या है। अब जैसे डी का बात आया तो डी समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या है। अच्छा अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर का मतलब होता है रैंकिंग का डिफरेंस का
स्क्वायर का टोटल, रैंकिंग का डिफरेंस का स्क्वायर का टोटल। अब रैंकिंग जैसे निकला, फिर उसका डिफरेंस कैसे निकालते, दोनों रैंक का डिफरेंस निकालते। तो यहाँ पर बोला है डिफरेंस इन रैंक, तो डिफरेंस इन रैंक का मतलब क्या है? अरे फॉर्मूले में तो एन है, डी है, और तो कुछ है नहीं, तो समेशन डिफरेंस डिफरेंस डी इन रैंक डी। लेकिन है। डी, अब डी का मतलब क्या होता है पहले ये बोल, अब डी कैसे निकालते हो? डी कैसे निकाला अब तक? अरे डी देखो ना, डी कैसे निकाला देखो, দেখতে বলছি তাও বলছো না তোমরা, ডি कैसे निकाला? ম্যাম ডি মানে এক্স মাইনাস ওয়াই করে ওটাই। আর এক্স মাইনাস আর ওয়াই এক্ষুনি দেখিয়ে দিলাম না, এ কি, হ্যাঁ এই তো দেখিয়ে দিচ্ছি। डी का मतलब आर एक्स माइनस आर वाई, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है, द डिफरेंस इन रैंक, मतलब इसको क्या लिखोगे समझने के लिए, डिफरेंस इन रैंक को क्या लिखोगे, आर एक्स माइनस आर वाई या फिर डी। फॉर ए ईयर, फॉर ए ईयर का मतलब किसी एक साल का, किसी एक साल का मतलब जैसे ये किसी एक साल का, यहाँ पर ईयर नहीं है, इको और स्टैट का, तो ये किसी एक स्टूडेंट का, ये किसी दूसरे स्टूडेंट का, ये किसी तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, ये छठे का, ये सातवें का। बोलो, बात समझ में हाँ आई? मैम। तो किसी हाँ मैम। एक साल का रैंक का डिफरेंस जो है वो इन्होंने कितना ले लिया है, 7, जबकि होना कितना चाहिए था, 5। 5, जबकि ये ले 5 लिया है, जबकि होना चाहिए था 5। मतलब कुछ नहीं, माइनस में गलती किया है, जैसे 4 माइनस 2.5, मान लो हो रहा है 2.25, बट मैंने गलती से कर दिया 0.25, वही चीज हुआ है। बोलो इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम। अब यहाँ पर इसका मतलब मैंने 7 लिया है, जबकि मुझे लेना चाहिए था 5, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर गलत आया होगा। अब देखते हैं आगे और क्या लिखा है। एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज कंप्यूटेड एज 0.80। तो 0.80 क्या है बोलो? अब ये भी अगर नहीं बोल पाओगे तो ম্যাম এটা সামেশন অফ ডি স্কোয়ার। তাহলে ডিউ রাখছি, কান ধরে উঠবোস করাবো যখন অফলাইনে যাব। এটা এটা কি লেখা আছে? এরপরে যদি বলো সামেশন অফ ডি স্কোয়ার বা ভুলভাল যেই বলুক, মার পড়বে। এইটা পড়ে বলা যাচ্ছে না। সামেশন অফ ডি स्क्वायर माने तो डिफरेंस इन रैंक, सम ऑफ डिफरेंस इन रैंक। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है? रैंक कोरिलेशन पूरा रैंक कोफिशिएंट, यही तो पढ़ रहे हो। ये बोलना ही पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बोलो ভগবান, আরে র্যাঙ্ক কোরিলেশন কোফিশিয়েন্টটাই তো পড়ছো, কি করব আমি? আরে স্পেয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরিলেশন কোফিশিয়েন্টই তো পড়ছো। मैम 1 কোরিলেশন माइनस 6 इन আরে কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট কে কি দিয়ে ডিনোট করা হয়? কি করছো তোমরা আমি জানি না। কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট কে কি দিয়ে ডিনোট করা, এই যে এগুলো যে লিখেছো এগুলো কি, এগুলো কি, এটা কি পড়ছো, এটা কি পড়ছো? হাতি ঘোড়া সাপ ব্যাং কিছু তো পড়ছো। मैम आर দিয়ে ডিনোট করা হয় আবার কি? ये क्या है फिर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब? এখনো আর যদি না বলতে পারো, आर ऑफ की, आर तो सिर्फ होता नहीं है, कार्ल पियर्सन का आर एक्स वाई होता है, और आज जो पढ़ रहे हो उसका क्या होता है? সামেশন অফ x মাইনাস x x1 মাইনাস x ইনটু y1 মাইনাস y। মানে আরে আর অফ আর, এটা পড়ছো না আজকে তোমরা? आर ऑफ आर 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अरे में प्लस फॉर्मूला नहीं चाहिए, फॉर्मूला थोड़ी ना हम पूछ रहे हैं। ये जो है 0.80, ये इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं हम।
0.80 है ना इसका मतलब। देखो इतना भूलने से कैसे होगा। लो हम क्या क्या ऑन कर दे रहे हैं। अरे ये क्या लिखा हुआ है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब आर ऑफ आर। एक ही এরকম ভুলে গেলে কি করে হয়। इसका मतलब क्या है, यही तो पढ़ रहे हैं, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको आर ऑफ आर से डिनोट किया जाता है, स्पेयरमैन वाला। और कार्ल पियर्सन वाले को किससे डिनोट करते थे, आर ऑफ एक्स वाई। स्पेयरमैन वाला आर आर ऑफ ऑफ एक्स वाई। आर, आर फॉर रैंक, इसीलिए ना इससे डिनोट करते हैं। जो भी हो, व्हाट वुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आफ्टर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक। तो बोल रहा है ये गलती हुआ था, ये गलती की वजह से आर का आंसर भी गलत आया हुआ है, तो ये गलती को सही कर दोगे तो फिर आर ऑफ आर क्या होगा ये बताना है। तो देखो मेरा आर ऑफ आर का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला काम आएगा, पहले थोड़ी ना सिर्फ फॉर्मूला हमें चाहिए, आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। तो देखो 0.80, ठीक है, 1 - 6 × समेशन डी स्क्वायर, मुझे नहीं पता कितना है लेकिन एन पता है, 10 × 10² - 1, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, 0.80 1 - 6 × समेशन डी स्क्वायर 10 × 10² - 1 मतलब 90 990 90। हो जाएगा। पूरा कर दिया, 10² - 1 का मतलब 99, 99 × 10 990। ओके मैम। अब मल्टीप्लाई करके दो मुझे, 99, ये इधर भेज देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × समेशन डी स्क्वायर बाई 990, तो 0.80 - 1 कितना हो जाएगा, 0.20 नेगेटिव में। अब ये कैंसिल कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, मतलब समेशन डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 990 × 2 कर देते हैं, क्रॉस पॉइंट, हाँ, मल्टीप्ली 990 डिवाइडेड बाई इंटू 6। एक ही बार में कर दिया, ये कैलकुलेटर पे निकाल, एक ही बार में कर दिया ना। इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इधर 6 आएगा जिसको मैंने इधर नीचे कर दिया, तो बोलो कितना आ जाएगा। করছো না, করো। আমার ক্যালকুলেটরটা ওখানে যাচ্ছে না, এটাই আমার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে हाँ मैम দেখতে না। করছি। 990 × 0.2 डिवाइडेड बाई 6, 33 आ रहा है, 33, ठीक है। लेकिन ये 30। रॉन्ग आया हुआ है, 33 आएगा, लेकिन ये गलत आया हुआ है। क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों ने गलत डेटा से ही तो कैलकुलेट किया है। अब ये समेशन डी स्क्वायर को हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं, चलो कैसे करके रेक्टिफाई करोगे, ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो समेशन डी स्क्वायर कैसे हुआ है, सारे रैंकिंग के डिफरेंस का स्क्वायर का टोटल, जिसमें से एक डिफरेंस आया था 5, हम लोगों ने ले लिया था 7, तो इसका मतलब यहाँ पर 7² एडेड है, वो हटा देंगे, और 5² मिसिंग है, वो ऐड कर देंगे। बोलो ये समझ में आया क्यों किया ऐसा। मतलब जब डी स्क्वायर हुआ, जैसे कि ये मैम वाला क्वेश्चन देखो, जब हम लोगों ने डी स्क्वायर किया, ठीक है, अब मान लो मेरा यहाँ पर 3 है, बट मैंने यहाँ पर इसको गलती से 5 कर रखा है, तो मैंने यहाँ 25 कर दिया, जबकि मेरा 9 आना चाहिए था। तो इस एडिशन में 25 का इम्पैक्ट है, तो हम 25 को हटा देंगे और 9 को जो है इंक्लूड कर लेंगे। तो वो कैसे करके करेंगे, क्योंकि मुझे 3 बता रखा है कि 3 होना चाहिए था, आपने 5 कर रखा है, तो हम -5² कर देंगे, +3² कर देंगे ना, तो वही चीज किया है। तो ये कितना आ जा रहा है फिर, इसका मतलब 58, 9 आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आर ऑफ आर निकालना है, तो करेक्ट आर ऑफ आर कैसे निकालोगे, 1 - 6 × समेशन डी स्क्वायर, करेक्ट वाला, डिवाइडेड बाई 10 × 10² - 1, तो कितना हो जाएगा 63, और ये हो गया 990, तो 63/990 -1 करके देखो, 63 डिवाइडेड बाई 990 -1, नेगेटिव में आएगा लेकिन आंसर पॉजिटिव हो रहा है, वो मैंने आगे पीछे लिखा है, इस वजह से 93 मैच नहीं हुआ, 9
93 মানে 0.9363 এটাই আসছে হ্যাঁ আমারও সেটা এসছে 95 আগের হবে বলছে। না তাহলে কিছু ভুল হয়েছে, 6 9 54 হয়, আমি 63 लिखेছি। ओ 6 9 54 54 होगा ना, मैंने गलत लिखा है, तुम लोगों ने बोला नहीं। तो 9 54/990 -1, अब बता दो कितना आ रहा है। मैम 90 कैलकुलेटर आगे पीछे। हाँ बोलो कत 0। 0.5 मैम आंसरটা पॉइंट बोलो। हाँ 0.9454 9454, ठीक है, 4 डेटा लिख लिया, ठीक है, काफी है, 4 डेटा से ही काम हो जाएगा। 0.95, ठीक है, 9454 है तो 95। हाँ अच्छा, अब सेट बी वाले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट बी किया था, जिसमें हम लोगों ने कार्ल पियर्सन कंप्लीट किया था, ठीक है। अभी हम लोग जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा उसका क्वेश्चन पहले कर लेते, फिर हम लोग कॉन्करेंट डेविएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेट बी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले दिन ही कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था, 3 भी कर लिया, ठीक है, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, नहीं 5 नहीं किया है क्योंकि वो कॉन्करेंट डेविएशन वाला है, नॉन डिटर्मिनेंट। 6th नंबर ये कर लिया था, 7 भी कर लिया था, 8 ये भी हो गया था, लास्ट क्लास में किया था, 9 भी कर लिया था, 10 वाला करेंगे क्योंकि ये रैंक कोरिलेशन पे। तुम लोग बताना, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक गिवन बाय 2 जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब निकालने क्या बोला है। अभी सिखाया थोड़े देर, कितना टाइम लेके तुम लोग को इतना बार बोला। आर आर ऑफ आर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अभी सिखाया, अभी कितना डांटा तुम लोगों को, अभी 1 सेकंड में भूलने से नहीं होगा। आर ऑफ आर निकालने बोला है, पहले ये दिमाग में सेट करो। अब दिया क्या क्या है, वो क्या है वो पढ़ो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, इसका मतलब तो मेरे डी। डी नहीं है। अच्छा, समेशन डी स्क्वायर। हाँ समेशन डी स्क्वायर है, क्योंकि देखो स्क्वायर है, डिफरेंस, डिफरेंस को डी से डिनोट करते, उसका स्क्वायर उसका सम, कॉमा, गिवन बाय 2 जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21। तो ये समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू इसमें से कौन सा है, 8 है कि 21 है, तो पढ़ के समझो। कॉमा दिया हुआ है, ये 2 जजेस ए और बी ने जो रैंकिंग दिया है उसके हिसाब से ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक निकल के आया है, ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21। तो ये समेशन डी स्क्वायर कितना है। मैम 21। हाँ, और ये 8 क्या है फिर। 8 स्टूडेंट मैम, बेटा 8 गुना n। हाँ एन होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने बच्चों पे ये चीज किया गया है, ये रैंकिंग दिया गया है, वही तो मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब निकलेगा आर ऑफ आर 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। लेकिन अगर पढ़ के ये नहीं आइडेंटिफाई हम लोग कर पाते हैं कि भाई 21 क्या है, 8 क्या है, तो फिर करोगे कैसे क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे। बोलो कितना होगा। 63 इंटू 8, 504 आई थिंक। 63 इंटू 8, तुम लोग करो ना, करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। मैम 0.75। ठीक है 0.75 देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 0.75। हाँ है, ऑप्शन सी। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर 11th वाला, ये भी रैंकिंग वाला ही है। देखो क्या बोला है, इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.6। तो ये 0.6 क्या है, पहले ये सोच के बताओ।
इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब बेटा आर ऑफ आर। आर, तो ये बिटवीन मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स, तो कोई भी दो चीजों के अंदर ही तो रैंक आर ऑफ आर निकलता है ना, तो बोल रहा है मैनेजमेंट का मार्क्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स के बीच का आर ऑफ आर निकाला गया है कुछ स्टूडेंट्स के लिए फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 0.6। तो 0.6 किस चीज का वैल्यू हो गया? आर ऑफ, आर ऑफ आर इज वैल्यू। हाँ, आर ऑफ आर का वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? बोल रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज 66। इसका मतलब बेटा समेशन डी स्क्वायर। ये 66 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर और स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, तो क्या निकालने के लिए बोला है? हम एन। एन, ठीक है। समेशन डी स्क्वायर इक्वल 6, हमें एन निकालने के लिए बोला है। 66 हम लोग को एन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। निकालो। तो देखो पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तब जाके लेकिन आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, अगर तुम लोग फॉर्मूला याद कर लेते हो तो करके आ जाओगे, ये नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। 0.6 माइनस 1 माइनस 396 n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। 0.1 0.6 माइनस 1 मतलब 0.4 माइनस 0.4 और इधर माइनस 396 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, दोनों साइड से माइनस माइनस हटा देंगे। एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाई 0.4, तो बोलो कितना होता है? 99। 99? একটু नाइन বেশি হবে, नाइन একটু नाइन বেশি। 990। तो 990 होने से n कितना होगा बोलो? अभी थोड़ी देर पहले किया था, बिना आंसर देखे भी बोल सकते हो, वैसे तो ऑप्शन से देख के ही बताना है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, 10 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। 10 হচ্ছে। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। रैंक कोरिलेशन के लिए ये आ गया, ये 12 वाला क्वेश्चन नंबर 12। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, तो बोलो last 6 years। देखो अभी अभी ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, सिर्फ डेटा अलग होगा। लास्ट 6 years ऑफ ए कंपनी, लास्ट 6 साल का किसी एक कंपनी का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रैंक निकाला गया है, तो 6 क्या है? আবার ভুলে যাচ্ছ। লাস্ট चलो, এক বছরের 1 साल कहाँ बोला अच्छा मैंने? बेटा आर ऑफ आर। পার हाँ बोलो। আর অফ बेटा আর आर ऑफ আর হবে 6 বছরের ডেটা কালেক্ট করে সেটা র্যাঙ্ক বের করেছি, তাহলে 6 বছরটা কি? 6 বছরের ডেটাটা তাহলে 6টা কি? ওটা আমি হচ্ছে 10টা এন। স্টুডেন্টের, তাহলে এটা এন, তো তোমরা ভুলভাল বলে যাচ্ছ। হ্যাঁ ম্যাম সরি। কতবার ধরে শেখাচ্ছি দেখো, শুনছোই না ভালো করে, শুনলে তো হবে। उसके बाद देखो बोल रहा है द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर, 1 साल का डिफरेंस जब निकाला तो वो 3 ले लिया है इंस्टेड ऑफ 4। अभी तो किया था सेम क्वेश्चन, तो कौन सा 3 ले लिया है इंस्टेड ऑफ 4, मतलब 3 जो लिया है वो गलत है, 4 जो लिया है वो सही है, ठीक है। लेकिन क्या गलत ले लिया हम लोगों ने? डिफरेंस गलत ले लिया। डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? डी से। लेकिन ये डी कैसे निकलता है? आर एक्स माइनस आर वाई, तो कोई एक आर एक्स माइनस आर वाई जो कि मुझे 4 करना चाहिए था, मैंने 3 कर दिया। व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट if it is known that original value of rank correlation coefficient was 0.4? तो अब तो हमें और भी आसान कर दिया है, बोल रहा है
आर ऑफ आर, हाँ उसमें भी दे दिया था, चलो आर ऑफ आर भी हमें दे दिया। अच्छा हम क्यों बोले, तुम लोग बोलो। यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब क्या निकालने के लिए बोला है, व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर ऑफ आर निकालने। और बोल रहा है कि इट इज नोन दैट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज 0.4। अब ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब वो गलत तरीके से जो निकाला इन्होंने, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ आंसर निकाला, बस गलत डेटा लेके निकाला, बट इन्होंने भी निकाल लिया, निकाल के इनका 0.4 आया था। तो 0.4 इनका क्या, कौन सा वैल्यू 0.4 आया था, क्या निकाला होगा इन्होंने, निकाला था वो था 0.4। आर ऑफ आर ही निकाला है 0.4, लेकिन वो गलत निकाला है। यही तो बात हो गया ये क्वेश्चन, और अभी अभी ये जो क्वेश्चन किया इसमें क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, जीरो जीरो फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, आर ऑफ आर क्या हो जाएगा, 1 - 6 × समेशन d² डिवाइडेड बाई n × n² - 1। तो आर ऑफ आर कितना है 0.4, समेशन d² n × n² - 1, तो 6 × 6 का स्क्वायर -1, तो ये 6 और 6 कैंसिल आउट कर दो। बोलो समेशन d² कितना आ जाएगा, रॉन्ग वाला, ये रॉन्ग आ रहा है ना, क्योंकि ये रॉन्ग डेटा है, तो रॉन्ग डेटा को लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो रॉन्ग आंसर ही आएगा। तो 0.6 × 35, मतलब 35 का 60%, बोले तो कितना होगा। मैम 21। 21 हो रहा है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, इसको सही कैसे करोगे, अभी सिखाया था, बोलो कैसे सही करोगे, कम से कम वही वाला देख देख के ही बता दो। गलत डेटा हटाओगे, ম্যাম এটা 3² ওটা যেটা করেছিলাম ওটা বাদ দিয়ে দেবো। और 4² को ऐड এটা add करोगे। स्क्वायर करके क्यों करें, बिकॉज ये स्क्वायर फॉर्मेट में इंक्लूडेड है, तो एक्सक्लूड भी स्क्वायर फॉर्मेट में ही होगा ना, नहीं तो कैसे एक्सक्लूड होगा, अगर सिर्फ 3 और 4 लिख दोगे तो कैसे चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, मैम 28। 28 हो जाएगा। अब सही वाला आर ऑफ आर निकालने के लिए भी बोला है। आर ऑफ आर 1 - हाँ निकालो कितना, ম্যাম 0.8 তো মানে 1 - 0.8 আসছে ম্যাম 0.2। है 0.2, 0.2 आ रहा है, 0.2 यानी कि बी, ठीक है, 12 का आंसर बी। इसके बाद कॉन्करेंट डेविएशन, इसके बाद भी कॉन्करेंट डेविएशन, पियर्सन, ये लास्ट क्लास में 15 वाला हम लोगों ने ये किया था, लास्ट क्लास में 15 वाला, হ্যাঁ ম্যাম हाँ 15টা। किया था, ये 0 आया था कुछ, मुझे जितना लग रहा है। হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ করাইছি। ম্যাম 16 रिग्रेशन है, 17 18 सब रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन। हाँ चलो अब हम लोग कॉन्करेंट डेविएशन वाला जो है पॉइंट वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम होगा तो रिग्रेशन पढ़ेंगे, टाइम मुझे नहीं लगता नहीं होगा, आज हम लोग कॉन्करेंट करके ये कंप्लीट कर लें। कॉन्करेंट छोटा सा है, आसान भी है, कॉन्करेंट डेविएशन देख, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो इसके लिए क्या लिखना है ये देखो,
टेबल बनाया था वहां लिखेंगे, टेबल कहाँ चला गया, ये यहाँ है क्या, ये रहा। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, तो देखो ये तो देखो ड्रॉ करके होता है, ये आर एक्स वाई से होता है, ये आर ऑफ आर से होता है, ठीक है। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन आर ऑफ सी से होगा, सी, सी लिखा है वो, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसा होता है, ये वाला होता है हम लोग का सिंपल होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। अच्छा, क्विक मेथड है ये, लेकिन एक्यूरेसी इसका ओके ओके है, मतलब उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है। एक्यूरेसी ओके है, ठीक है, बट उतना भी एक्यूरेट आंसर नहीं देता है, ठीक है। अब ये तीन चीज लिखा हुआ रहने दो, बाकी हम तुम लोग को यहाँ से पढ़ के बताते हैं। देखो क्या बोला है, बोल रहा है a very simple casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of the two variables is the application of the concurrent deviation। तो concurrent deviation हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब हम लोग रिलेशंस के बीच के मैग्नीट्यूड को लेके उतना सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब साइन वगैरह लेके उतना सीरियस नहीं होते हैं, और हमें एक सिंपल कैजुअल मेथड चाहिए, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो बस कर रहे हैं, बट उतना सीरियस भी नहीं है हम लोग इस मैटर को लेके, तब हम लोग कॉन्करेंट डेविएशन को यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से इसे करोगे वो देखो, ये यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक। तो ये एक लाइन लिख लो जो मैंने यहाँ पर कलर से किया है, वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन, ए वेरी सिंपल and casual method of finding correlation when we are not serious about the magnitude of magnitude of two variables in the application of concurrent deviation। ठीक है, ये थोड़ा लिखवा दिया। देन फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो आर ऑफ सी, ठीक है, सभी स्मॉल आर है। स्कैटर्ड डायग्राम का तो कोई वैल्यू नहीं निकलता है कि उसका कोई आर निकलेगा, सभी स्मॉल आर है, चाहे कार्ल पियर्सन ले लो, चाहे स्पीयरमैन ले लो, चाहे ये कॉन्करेंट वाला ले लो। कार्ल पियर्सन का आर ऑफ एक्स वाई, स्पीयरमैन का आर ऑफ आर, और जो कॉन्करेंट डेविएशन है उसका आर ऑफ सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाय m। अच्छा, मैम अब ये इसमें ए वेरी सिंपल एंड कैजुअल, CASUAL। अच्छा, इसमें C का मतलब, M का मतलब, ये सब देखते हैं, ठीक है। चलो, C का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ये कैसे निकलेगा सिखाएंगे। नंबर ऑफ कॉन्करेंट
एम का मतलब नंबर ऑफ पेयर्स कंपेयर्ड। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसी से पहले सीख लेते हैं कि कैसे करके हमें ये करना है। तो देखो क्वेश्चन है हम लोग का, ये वाला 17.15। तो बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 1990, 1991, 1992, 1993 करके 1997 तक है प्राइस और डिमांड का। ठीक है, तो ईयर 1990 से लेके 97 तक है। ईयर 1990 से लेके प्राइस, इसको हम एक्स नाम दे देते हैं। प्राइस है 25, 28, 30, 23। 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39। और डिमांड, यहाँ थोड़ा एक लाइन जगह रखो। डिमांड 35, 34, 35, 35, 34, 35। 30, 29, 28, 30, 29, 28, 26 और 23। डिमांड, इसको हम लोग वाई नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को डी एक्स और डी वाई यहाँ भी निकालना है, मतलब रैंक नहीं है, ये है डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई। ठीक है, अब ये डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्राइस है, चाहे कुछ भी वेरिएबल्स दे, जैसे यहाँ प्राइस डिमांड दिया है, तो कोई भी चीज का जो मतलब वेरिएबल्स है उसमें अप एंड डाउन क्या हुआ है। तो प्राइस देखो 1990 से अगर 91 का कंपेयर करते हैं, हमें कंपैरिजन करना है कि जो भी वेरिएबल्स दिया हुआ है वो फ्यूचर में बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम लोग 25 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, देखो मेरा प्राइस यहाँ, क्योंकि प्राइस है तो प्राइस का ही बात करेंगे। प्राइस कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो हम 91 के साथ 90 का कंपेयर करेंगे कि भाई 90 में 25 था, 91 में 28 हुआ है, तो प्राइस बढ़ा है। लेकिन क्या हम 90 का कंपैरिजन किसी के साथ कर सकते हैं? ना मैम। না ম্যাম, तो फिर করতে পারবো না। इसके साथ इसका कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर प्राइस क्या हुआ है, ইনক্রিজ হচ্ছে। इंक्रीज होने से प्लस देना है। यहाँ कुछ मत लिखना, ठीक है, यहाँ कुछ मत लिखना, डैश भी मत देना, क्योंकि फिर माइनस के साथ मैच नहीं कर पाओगे। पहले साल में कोई कंपैरिजन निकल के नहीं आता है, क्योंकि इसके पहले कुछ होगा तब ना कंपेयर करेंगे। तो 91 के साथ 90 का कंपेयर किया, इसके बाद जस्ट प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना होता है। अब 92 के साथ 91 का कंपेयर करके बोलो, अगर प्राइस बढ़ा है तो प्लस बोलना, कम हुआ है तो माइनस बोलना। बोलो। প্লাস প্লাস हाँ, उस মাইনাস माइनस, ठीक है। প্লাস हम्म প্লাস हम्म প্লাস हम्म প্লাস। सही है। देखो सभी प्राइस बढ़ा है, 25 से 28 बढ़ा है, 28 से 30 बढ़ा है, 30 से 23, बस ये कम हुआ है। बाकी सब देखो 23 से 35 बढ़ गया, 35 से 38 बढ़ गया, 38 से 39 बढ़ गया, 39 से 42 बढ़ गया। सेम इसी तरीके से আচ্ছা इधर ম্যাম, का भी बता একটা है। কোশ্চেন আছে আমার। है बोल। বলছি ম্যাম, এখানে যেমন মাঝে একটা 23 রয়েছে, এটা আমরা মাইনাস করলাম। हम्म
এরপরে যদি ম্যাম যদি 24 বা 25 থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্লাস করতাম তো আবার। হ্যাঁ মানে আমার প্রিভিয়াস ইয়ারের সাথে হবে, যদি 23 ফর 24 থাকে, যেহেতু এর সাথে এটা কম্পেয়ার, যেহেতু বেড়েছে তাহলে প্লাসই হবে, এটা আর যদি আগেরটার সাথে কোনো লিঙ্ক নেই। হ্যাঁ বলো। আর যদি ম্যাম 23 পর আবার যদি 23 থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি মানে শুধু ফাঁকা থাকতো? হ্যাঁ 23 হ্যাঁ সাথে হ্যাঁ যদি আবার 23 হয় তাহলে ফাঁকা থাকবে, অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, মানে কিছু তো আমার চেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে ওখানে কিছু হবে না, কারণ ওকে ম্যাম। কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল তো, না ইনক্রিজ না ডিক্রিজ। হ্যাঁ ठीक है। अच्छा अब 35 से 34 बोलो। 35 এর থেকে 34 কই? ম্যাম ও মাইনাস হবে, ডিক্রিজ হয়েছে, মাইনাস फिर প্লাস প্লাস फिर মাইনাস हम्म মাইনাস हम्म মাইনাস हम्म মাইনাস हम्म না ওটা 28 हाँ ছিল। माइनस ही तो होगा, হ্যাঁ ঠিক 28 আছে। से 26। হ্যাঁ ম্যাম এটা 26 এর মতো লাগলো। মাইনাস लास्ट वाला भी মাইনাস মাইনাস হবে ম্যাম। माइनस। अब हम लोग को करना है dx इंटू dy, ठीक है, मतलब ये साइन का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब साइन का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, जैसे तुम लोग बचपन में सीखे हो ना, जैसे मतलब क्या बोले, जैसे प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस होता है। दो प्लस प्लस डेटा প্লাস मल्टीप्लाई करने से आंसर प्लस का आता है, एक प्लस वाला डेटा एक माइनस वाला डेटा मल्टीप्लाई करने से মাইনাস आंसर क्या आता है, माइनस মাইনাস का आता है, और दो माइनस वाला डेटा मल्टीप्लाई প্লাস होने से आंसर प्लस का आता है। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करना है, जो तुम लोग मतलब 7 8 में जो ये क्या बोलते हैं इसको सीखा हुआ है, 7 8 क्या उसके पहले ही होगा। चलो प्लस माइनस में क्या होगा बोलो। माइनस মাইনাস प्लस माइनस प्लस प्लस में प्लस প্লাস उसके बाद তারপরটা প্লাস प्लस তারপরটা माइनस মাইনাস মাইনাস हम्म মাইনাস सब মাইনাস। माइनस। सब माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूले का एप्लीकेशन, चलो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला बोल रहा है आर ऑफ सी प्लस माइनस, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस 2c 2c माइनस माइनस ए एम डिवाइडेड बाई बाई एम। एन, 2c माइनस एम डिवाइडेड बाई एम। तो प्लस माइनस जैसे है वैसे रहने दो, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। सी का मतलब है कॉन्करेंट डेविएशन। अब कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब होता है कि जितना सारा dx इंटू डी में जितने सारे प्लस साइन होंगे वही हम लोग का कॉन्करेंट डेविएशन होगा, ठीक है, ये चीज लिख लो, मैंने लिखवाया नहीं है। सी का मतलब कॉन्करेंट डेविएशन, मतलब जितना सारा प्लस साइन होगा dx dy में वही मेरा कॉन्करेंट डेविएशन होगा। मतलब यहाँ पर लिख देते प्लस साइन नंबर ऑफ प्लस साइन इन dx इंटू डी कॉलम, ठीक है, ये हम भूल गए लिखवाना, यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। ये सी का मतलब वही होता है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन। बोलो कितने सारे प्लस साइन है, বলছো না? গুণে বলতে পারবেন এখানে কতগুলো যোগের बहुत চিহ্ন, বলো কতগুলো। এই dx dy কলামে কতগুলো যোগের চিহ্ন আছে? हैं দুটো যোগের চিহ্ন আছে, দুটো हाँ প্লাস। 2 होगा, ठीक है 2। सी कितना हो गया, इसका मतलब सी का आंसर 2 हो गया। अच्छा अब एम का मतलब क्या है, देखो n-1 लिखा हुआ है, चेक करो, ठीक है। तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितना सारा डेटा होता है कोई भी टेबल में, तो बोलो कितना सारा डेटा है पूरे टेबल में। मैम 8 अरे ম্যাম টোটাল আছে गोनो 7টা। 1 2 3 4 5 6 7 8টা 8টা 8, ম্যাম, तो 8টা। ये हो जाएगा 8। ये तो ये क्या, ये तो काउंट करना पड़ेगा बच्चों, जैसा हम काउंट कर रहे हैं, तो ये हो गया 7, ठीक है। एम का वैल्यू इसका मतलब मेरा हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। अब एम का और एक मतलब भी है, देखो मैंने लिखा है नंबर ऑफ पेयर कंपेयर्ड, ये भी बोल सकते हो, या फिर एन से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ पेयर कंपेयर्ड, तो कितना पेयर, पेयर मतलब जोड़ा में, ठीक है, तो ये दोनों कंपेयर हुआ है, ठीक है, फिर ये दोनों कंपेयर हुआ है, फिर ये दोनों कंपेयर हुआ है, गिनते जाओ कितना कंपैरिजन आना 7টা। चाहिए, 7 होना चाहिए। ये देखो फिर ये दो कंपेयर, फिर ये दो कंपेयर, फिर ये दो कंपेयर, फिर ये दो, तो ये देखो ए 1 2 3 4
5 6 7 कंपैरिजन हुआ है, तो एम का वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर जितने सारे ऑब्जर्वेशन एक कम हो जाता है तभी जाके टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन निकल के आता है। एक कम क्यों होता है? क्योंकि पहला वाला का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। जो पहला है उसके आगे कुछ तो होगा नहीं ना, वही पहला है, तो उसका तो कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट से होता है। इसीलिए एम का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर कंपेयर्ड। अगर वैसा नहीं याद रख सकते हो कोई बात नहीं, जो n है वो काउंट कर लो, n-1 कर दो, एम आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस रहा, ये प्लस माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 - 7/7। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस, ये कितना होगा बोलो? ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे? नीचे 7 भी मैंने लिख डाला, ऊपर कितना होगा ये बताओ? मैम 3 হবে। -3, इसीलिए तो मैंने लिखा नहीं, -3 बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, -3 होना হ্যাঁ चाहिए। কেন না -7 আছে আর +4। -3/7 जो है, क्या इसका रूट होगा बोलो? না -3/7 का रूट होगा? माइनस का कभी रूट होता है? হবে না। वो कौन सा नंबर होता है? उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कुछ ऐसा निकल के आए। हम यहाँ पर फिर से एक बार लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा -3/7 का कोई रूट नहीं होगा। अगर ये +3/7 होता तब तो अच्छा बात है। ठीक है, क्योंकि माइनस का रूट नहीं होगा। तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो, ई एरर दिखाएगा, मेरे कैलकुलेटर में बोलेगा इनवैलिड। मैंने तुम लोग को पहले भी ये Not दिखा found। रखा है, ये देखो, ये और ये देखो, इनवैलिड इनपुट दिखाएगा। ठीक है, मैंने -3 का दिखाया, तुम लोग कोई भी डेटा लेके कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है ना, ये ऐसे ही नहीं है। ये क्यों दिया गया है? तो बोल रहा है कि ये 3/7 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस को प्लस कर देने से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा साइन चूज करे कि मेरा +3/7 हो जाएगा बोलो? माइनस साइन चूज করতে হবে। हाँ, तो फिर माइनस अब -3/7 लेना पड़ेगा। तो फिर आंसर आ रहा है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3/7। ठीक है, मैम अब रूट ओवर ऑफ 3/7 का 0.654 मतलब 0.654। नहीं, कुछ और आ रहा है, 0.4286 ऐसा है, देखते हैं। 3/7, ये जितना भी आया इसका रूट, ओ 65 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, আমি ভুল বললাম, আমি ভালো অন্য কিছু 0.654, नहीं इतना ही होना चाहिए। तो प्लस माइनस 0.654, हम 4 डिजिट ले लेते हैं, 65465 है तो 7 ले लिया, लेकिन मेरा आंसर प्लस माइनस नहीं होगा, मेरा आंसर या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? तो देखो, एक्चुअली मेरा जो आंसर है, ये प्लस माइनस साइन को अगर छोड़ो, मेरा एक्चुअली आंसर कितना आया हुआ है? रूट ओवर ऑफ -3/7। बोलो हाँ कि नहीं? ये आया हुआ है, ये सब तो फॉर्मूले का है, प्लस माइनस। अब अगर ये पॉसिबल होता सॉल्व करना, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं, अगर ये पॉसिबल होता सॉल्व होना, तो मेरा तो आंसर माइनस में नेगेटिव होता। में आता। तो फिर यहाँ पर भी मुझे क्या चूज करना पड़ेगा? प्लस माइनस नेगेटिव में से साइन। नेगेटिव साइन चूज करना पड़ेगा, 0.6547 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये प्लस माइनस दिया हुआ है ताकि हम अपने डेटा को सॉल्व कर पाए अगर अनसॉल्व सिचुएशन होता है। अगर ये +3/7 होता तो मुझे यहां से क्या सिलेक्ट करना पड़ता? प्लस माइनस में से प्लस, ऑब्वियसली प्लस सिलेक्ट करना पड़ता ना, सिलेक्ट तो करना पड़ेगा। बोलो मेरा बात समझ में आया? और क्योंकि मेरा ये -3/7 है, तो मुझे इस प्लस माइनस में से क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? माइनस, माइनस। ताकि ये मेरा सॉल्व हो। तो ये तो हम सिलेक्ट करके मेरे डेटा को चेंज कर रहे हैं, तो मेरा आंसर यहाँ पर रूट ओवर ऑफ प्लस में आएगा, यहाँ पर मेरा आंसर भी रूट ओवर ऑफ प्लस में आएगा। तो मेरा आंसर प्लस में ही होना चाहिए था, तो बाहर वाले प्लस माइनस से भी प्लस चूज करेंगे। यहाँ पर मेरा आंसर क्योंकि माइनस में होना चाहिए था, बिकॉज ये माइनस था ओरिजिनल डेटा, तो यहाँ पर हम आंसर माइनस में चूज करना पड़ेगा। बोलो, ये समझ में आ गया जो हम बोल रहे थे? हाँ मैम। क्लियर है ये वाला बात या फिर नहीं है? बोलो, ये समझ में आना चाहिए। एक प्लस, देखो, अंडर रूट प्लस माइनस है मेरा डेटा को सॉल्व वाले पोजीशन तक लेके जाने के लिए, अगर बाई चांस अंदर नेगेटिव आ रहा है तो। ठीक है, और बाहर वाला प्लस माइनस क्या है कि ओरिजिनली जो आंसर आता है उस आंसर को दिखाने के लिए हम वो प्लस माइनस से मुझे जो चाहिए हम वो चूज करेंगे। अगर इसके अंदर माइनस था तो यहाँ से माइनस चूज करेंगे, इसके अंदर प्लस था तो यहाँ से प्लस चूज करेंगे। हाँ, अब बोलो, किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है?
नहीं है। 0.65 এই বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ठीक ম্যাম। है, तो देखते हैं सेट बी से कोई एक क्वेश्चन करके। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वाला नहीं होगा, नॉन डिटर्मिनेंट नहीं सीखा है अभी। 6 7 ये सब हो गया। 8 9 10 11 12 हो गया। 13 ये वाला। For 10 pairs of observation, number of concurrent deviation was found to be 4। देखो कॉपी में जो लिखा है वो देखो, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 4 है, तो कॉन्करेंट डेविएशन क्या होता है? नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मतलब क्या? फॉर्मूले का क्या मतलब? फॉर्मूले में सी है, एम है, दो ही तो चीज है, सी है और एम है। देख के हाँ ম্যাম। बोलो, देखे बोलो ना, देखे बोल। হ্যাঁ ম্যাম। এইটা এটা কি? 2c ये माइनस m। ये इसका मतलब क्या है? हम ये पूछ रहे हैं सी है कि एम है, क्योंकि फॉर्मूले में तो दो ही चीज है, ये एक सी है कि एम है, और ये क्या है? पढ़ के नहीं बोल सकोगे तुम लोग। 10 পেয়ার্স মানে n হচ্ছে 10। এন এন মানে কিন্তু এম হচ্ছে 10, সেটা ঠিক আছে। এম এম মানে 10, और ये कॉन्करेंट डिवीजन, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन का मतलब क्या? c सी, तो फिर ये 4 का मतलब क्या हो गया? c सी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन, मतलब क्या निकालने बोला है? m। इन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन है माने एखुनी तो बोललाम कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब आर होता है, अगर कार्ल पियर्सन है तो आर एक्स वाई होता है, आर अगर रैंक आर आर सी आर ऑफ सी आर होता है, तो फिर ये कैसे होगा एन? तो क्या निकालने के लिए बोला है? आर ऑफ আর অফ আর সি। অফ সি বের করতে হবে। আর অফ সি निकालो, आर ऑफ सी। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखवा देते हैं, इफ वैल्यू ऑफ 2c minus m by m is positive, then use positive at both place। मतलब हम ये कह रहे हैं, ये जो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है ना वो, एंड इफ वैल्यू ऑफ 2c minus m by m is negative, then use negative at both place। मतलब सीधा बात है, अगर 2c माइनस एम बाई एम का वैल्यू ये वाला, ये अगर मेरा पॉजिटिव आया तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन, यहाँ भी पॉजिटिव साइन, आंसर भी पॉजिटिव, और अगर मेरा ये नेगेटिव आया तो यहाँ भी नेगेटिव लेना है, यहाँ भी नेगेटिव लेना है, हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे, जो अभी रीड किया उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला है। 13 नंबर, आर ऑफ सी निकालने के लिए बोला है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस एम डिवाइडेड बाई एम। अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर बोला है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट, ये वाला 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन 4 4 है, सी जो है वो 4 है, आर ऑफ सी निकालने के लिए बोला है। एम का वैल्यू कितना है बोला है? 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम होता है हमेशा n-1, ठीक है। पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर पेयर्स ऑफ कंपैरिजन नहीं बोला है, कितना सारा पेयर्स कंपेयर हुआ है, तो बोल रहा है कितना ऑब्जर्वेशन है। ये एक्चुअली ना 10 ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल के नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पर तो इधर उधर दे रखा है।
10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा और पेयर्स में ऑब्जर्वेशंस कंपेयर होगा, तो ये बेसिकली पेयर्स नहीं है, 10 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ये n है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, देखो, क्योंकि पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस थोड़ी होता है, ऑब्जर्वेशंस का तो कोई पेयरिंग में नहीं है। ये देखो, जब हम लोग कोरिलेशन को, हाँ बोल सकते हो पेयर्स, मतलब हाँ ये देखो, ये पेयर्स ऑफ ऑब्जर्व मतलब प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड ऐसे करके बोल सकते हो, तो ये ऑब्जर्वेशंस बोल रहा है। और एम का मतलब लेकिन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होता है, एम का मतलब होता है पेयर्स कंपेयर्ड, जितने सारे पेयर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन पेयर्स बोला है। तो अगर पेयर्स में भी बोलोगे तो देखो उतने ही सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, अगर सिंगल में जितने सारे बोलोगे। मेरा बात समझ में आ रहा है कि एम का मतलब, लेकिन ये मत समझ लेना तुम लोग कि इसका मतलब एम है, ये जो 10 है ये एम है, अगर ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज एम का मतलब जितने सारे पेयर कंपेयर्ड होते हैं, तो कंपेयर कितने सारे पेयर होते हैं, जितना ऑब्जर्वेशन होता है उससे एक पेयर कम कंपेयर होता है, ठीक है। तो बोलो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो सॉल्व करके बोलो कितना आ रहा है। 8 माइनस 9 माइनस 9 -1/9। तो अब बोलो सॉल्व करने के लिए मुझे ये ब्रैकेट के ओवर रूट जो है माइनस लेना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो +1/9 का मतलब रूट ओवर ऑफ +1/9 का मतलब 1/3। अब इसका आंसर, क्योंकि मेरा नेगेटिव आया था, -1/9 आया था, तो 0.33। हाँ मतलब -1 माइनस होगा, ठीक है, 0.33 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है बस। 0.33 हाँ मतलब ऑप्शन मेरा डी माइनस हो হবে जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। ये हो गया 13 नंबर। और 14 वाला, ठीक है, 14 ही लास्ट है, बाकी सब रिग्रेशन का है, बस 14 ही करेंगे आज, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 14th नंबर, इसमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, पी है, मतलब एन का वैल्यू कितना है, पी, फॉर पी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3। तो कोरिलेशन को जो है कॉन्करेंट डेविएशन, ये बोला है 1/√3, ये बता दिया है, क्वेश्चन पढ़ के देख लो। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मतलब आर ऑफ सी for p pairs of observation was found to be 1/√3 if the number of concurrent deviation was to be 6, मतलब c का वैल्यू 6 है, ठीक है, concurrent deviation p कितना होगा ये पूछा है, p मतलब बेसिकली n कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, r ऑफ c का मतलब प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइडेड बाय n। m। अच्छा, अब पुट करो, आर सी का वैल्यू कितना है, आर सी का वैल्यू है हम लोग का 1/√3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 2, सी का मतलब 6 हो गया, माइनस एम, ठीक है, ये एम को एम ही रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एम, एम निकलेगा तो मेरा एन निकल जाएगा, क्यों, देखो क्योंकि मुझे पता है एम का मतलब n-1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर n का मतलब भी p है, तो हम लोग उस तरीके से p निकाल लेंगे, n निकलेगा तो p ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अच्छा, अब प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 12 माइनस m बाई m, ठीक है, अब दोनों साइड से रूट स्क्वेयर कर दो, तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हट के कितना हो जाएगा, 12 - m/m। ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 12 - m/m हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 36 - 3m, तो ये हो जाएगा 36 = 4m, तो m = हो जाएगा 36/4 यानी कि 9, ठीक है। तो m का वैल्यू 9 हो गया, तो m का मतलब है n-1, तो 9 का मतलब n-1, तो यहाँ से n निकल जाएगा कितना, 10, ठीक है, और n का मतलब भी मेरा p है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब मेरा p का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 यानी कि 14 का आंसर ए, ठीक है। तो ये इसमें भी कॉन्करेंट डेविएशन कंप्लीट हो गया, मतलब कोरिलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।